हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मार्च 2023 प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को देखेंगे और राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण में दिए गए थे मैंने उसे इसमें इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसमें मैंने उसका पेज भी इंक्लूड किया है, मतलब जो रियल ओरिजिनल है उसका भी, और जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसका इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं कि किन किन पॉइंट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को दिया गया था। तो पहला था यहाँ पे राष्ट्रपति का जो संबोधन है गणतंत्र दिवस के अवसर पे। फिर गणतंत्र दिवस परेड के बारे में बताया गया था। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया गया है, अमृत उद्यान रख दिया गया है अब नाम। पुरुषों के आईपीएल के बाद अब महिला प्रीमियर लीग होगा। देश में 11 करोड़ परिवारों को अब नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है दोस्तों। अफ्रीका से यहाँ पे 12 चीते लाए जाएंगे। सिनेमा घरों में खाद्य पदार्थ ले जाने पर रोक को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बारे में है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम इसको डिटेल में एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो पॉइंट बनता है यहाँ पे देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख। 74वां गणतंत्र दिवस इस वर्ष मनाया गया, हम सभी को पता है। और इसी शुभ अवसर पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्र के नाम उनका संबोधन दिया गया और उन्होंने अपने संबोधन में यह बताया कि सरकार ने इन 74 वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ठीक है, उन्होंने बधाई दी और ऐसा कहा कि जब भी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो एक राष्ट्र के रूप में हमने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं उसे हम मिलजुल कर मनाते हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि भारत अब गरीबी की दौर से बाहर निकल चुका है और विश्व में आज आत्मविश्वास से भरे देश के रूप में अपना स्थान बना चुका है। तो ये सभी पॉइंट्स हमें पढ़ने क्यों ज़रूरी है दोस्तों? ये सभी चीज़ों को हम अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम अब कोई लेख लिखते हैं या फिर कुछ भी, तो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। अब ऐसे ही न्यूज़पेपर में भी इस तरह की कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चलेंगी और जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो इन सभी चीज़ों की बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंस है आपको उस टाइम समझ में आएगा। अभी तो हम सिर्फ छाँट के पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको डिटेल में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपना संबोधन किया। इन्होंने 25 जनवरी 2023 को ही यह संबोधन किया था और इनके द्वारा कहा गया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अन्य राष्ट्र निर्माताओं ने जिन उम्मीदों के साथ राष्ट्र की रूपरेखा बनाई थी उसमें काफ़ी हद तक हम सफल रहे हैं। और इसके अलावा उनके द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति के रूप में इनका जो ये संबोधन था यह पहला संबोधन था और इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने का जो आदर्श हमें दिया था उसे पूरी तरह साकार नहीं कर पाए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम उसे साकार भी कर पाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया इनका कुछ मोटा मोटी जो भी इन्होंने बोला था। यहाँ पे मैंने इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब उनको मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज कर लिया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे पंथों और भाषाओं की विविधता। इसके बारे में राष्ट्रपति के द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा कहा गया कि हम सब एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी भारत में पंथ हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं तो इसके द्वारा हम अलग अलग हो गए हैं। जी नहीं, इनके द्वारा ही हम जुड़े हुए हैं। सारी भाषाओं और पंथों के द्वारा हम विभाजित नहीं हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं और एकता के साथ इस देश में निवास करते हैं। और भारत इसीलिए एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हुआ है।
दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण। उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में बोला गया और यह कहा गया कि जो भी महिला सशक्तिकरण के बारे में बातें की जाती थी वो केवल नारे अब नहीं रह गए हैं, बहुत सारी उपलब्धियाँ इस क्षेत्र में प्राप्त की गई हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। यहाँ पे महिला और पुरुषों के बीच में जो भी समानता है वह केवल नारे नहीं रह गए हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। और ऐसा भी कहा गया कि आने वाले कल जो आने वाला कल है उसमें भारत को स्वरूप देने के लिए जो अधिकतम योगदान देंगी वो महिलाएं ही देंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में इन्होंने कहा कि शिक्षार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार होना चाहिए और जो भी हमारी सभ्यता है उस पर आधारित ज्ञान और समकालीन जीवन को प्रासंगिक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है। तो इस तरह से उनके द्वारा ऐसा कहा गया। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी यहाँ पे उनके द्वारा बात की गई। इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है अभी के समय में और भारत इस संदर्भ में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है भारत, तो यह वर्ष हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की ऐसी चुनौतियों को शीघ्र ही भारत समाधान करेगा। नेक्स्ट, मोटे और पौष्टिक अनाज के बारे में इनसे बात की गई। जैसा कि हम सभी को पता है कि 2023 मोटे और अनाजों के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और भारत की ही अनुरोध पे इसको मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इन्होंने कहा कि मोटे अनाजों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में भी हमारी सहायता करते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के इनके द्वारा इन सभी पॉइंट्स पे बात की गई। मैं जब इसका PDF प्रोवाइड करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो ये वाला वर्जन है आप उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है गाइज़, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया था गणतंत्र दिवस परेड में देश की सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति के साथ नारी शक्ति का प्रदर्शन। तो गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ था उसमें मेनली जो फोकस किया गया था नारी शक्ति पर यहाँ पे फोकस किया गया था और जो सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति थी उसमें नारी शक्ति का मेनली प्रदर्शन किया गया। चलिए 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और यह जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था वो 23 जनवरी पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है उस दिन से ही यह कार्यक्रम शुरू हो गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें जो 21 द्वीप हैं उनका नामकरण किया गया परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे। मैंने जो शायद इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें बताए हैं इस बारे में, तो आप देख लेंगे, उसको भी हमारे लिए ज़रूरी है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। भारत और मिस्र 75वीं राजनयिक वर्ष को मना रहा है इस वर्ष, तो दोनों देशों के लिए ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिस्र की सेना ने 144 जवानों की एक टुकड़ी भी विदेशी दल के रूप में इस परेड में शामिल किया था। अब यहाँ पे हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि परेड में वायुसेना का कमान स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी और नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। 23 झांकियाँ शामिल थी कुल, जिसमें से 17 राज्यों और 6 मंत्रालयों की झांकियाँ यहाँ पे शामिल की गई थी। इसके अलावा दोस्तों इस परेड में नारी शक्ति और न्यू इंडिया की झलक का जो प्रदर्शन किया गया था। साथ ही यहाँ पे जो भी स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, एयर टू डिफेंस मिसाइल व क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल आदि शामिल किए गए थे। मतलब स्वदेशी रूप से जो भी हमारे देश में बनाया गया ना, उन सभी चीज़ों को परेड में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 विमान शामिल थे, 45
नौसेना के थे। मतलब ये सब तो है ही, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ये आप पढ़ लेंगे ज़रूर से जब मैं इसका PDF दूंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात ये है कि इन जो झांकियाँ शामिल की गई थी उसमें मेनली जो केरल, यहाँ पे लिखती हूँ, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, उसके अलावा महाराष्ट्र, इन सभी की जो झांकियाँ थी ना वो नारी सशक्तिकरण पे ही लोकेटेड थी। मतलब उसका प्रदर्शन या नारी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा था। साथ ही में उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या पे दीपोत्सव हुआ था उसको यहाँ पे दिखाया गया। साथ ही में हरियाणा में जो हरियाणा की जो झांकी थी, यहाँ पे लिखती हूँ, हरियाणा की जो झांकी थी उसमें क्या दिखाया गया, यहाँ पे भागवत गीता का डिज़ाइन दिखाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे 2 पॉइंट मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, उसको मैंने ऐड किया है। असम में अहोम योद्धा लचित बोरफुकन से संबंधित यहाँ पे झांकी में दिखाया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि लचित बोरफुकन से रिलेटेड करके कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखेंगे कि ये असम से रिलेट करता है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की झांकी में क्या दिखाया गया, प्रमला तीर्थम को दिखाया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रमला तीर्थम कहाँ से बिलोंग करता है या कहाँ का त्यौहार या जो भी है ये है। तो आप याद रखेंगे कि ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे अपने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अमृत उद्यान। दोस्तों, अमृत उद्यान का नाम पहले मुगल गार्डन्स हुआ करता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसका नामकरण द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं का प्रीमियम लीग। महिलाओं का प्रीमियम लीग मार्च 2023 में किया जाएगा दोस्तों। पुरुषों की प्रीमियम लीग तो आपने बहुत सारी देखी है, लेकिन अब MPL को भी किया जाएगा, जिसमें 5 टीमें शामिल होंगी, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ। इसके लिए BCCI को 4669.99 करोड़ की नीलामी प्राप्त हुई है। और इसमें सबसे महंगी टीम कौन सी है दोस्तों, अहमदाबाद की टीम सबसे महंगी है और इसे अडानी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा खरीदा गया है। उसके बाद मुंबई है, फिर बेंगलुरु है, दिल्ली है और लास्ट में लखनऊ की टीम यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट है 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की गई। दोस्तों, जल जीवन मिशन का जो घोषणा किया गया था वो 15 अगस्त 2019 को किया गया था और अब इस जल जीवन मिशन के द्वारा ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है। अब जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य था वो था 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन प्रोवाइड करना था। जब 2019 में इसका घोषणा किया गया था, उस समय 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ यानी 16.72% परिवारों के पास ही नल का जल अवेलेबल था। अच्छा, जल जीवन मिशन का जो नोडल एजेंसी है ना दोस्तों, वो जल शक्ति मंत्रालय है। इसी के द्वारा ये सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। चलिए अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो 25 जनवरी 2023 को 56.84% से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जल का आपूर्ति किया जा चुका है। देश के 123 जिलों में 1.53 लाख से ज़्यादा गांवों में अब नल का जल उपलब्ध है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, ये 15 अगस्त को स्टार्ट किया गया था 2019 में। साथ ही इसका उद्देश्य कब तक का है, 2024 तक का है, ये महत्वपूर्ण है। और नोडल एजेंसी जल शक्ति मंत्रालय है, ये भी ज़रूरी है। तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि दोनों के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट है
फेब 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे 12 चीते। दोस्तों हमारे देश में 1947 में ही चीते विलुप्त हो गए थे और इसे औपचारिक रूप से यहाँ पे लिखती हूँ 1952 में घोषित कर दिया गया था कि ये पूरी तरह से भारत में विलुप्त हो चुके हैं। तो अब जो नया यहाँ पे योजना बनाया गया है उसके माध्यम से दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया वगैरह से चीते लाए जा रहे हैं भारत में, ताकि फिर से उनका जो एनवायरनमेंट है, हैबिटेट बनाया जाए और उनकी आबादी को भारत में बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही लाया गया था, आपने पढ़ा होगा कब लाया गया था, मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे लाया गया था। और अभी 12 चीते फिर से लाए जाएंगे, जिसमें 7 नर और 5 मादा होंगे और इसे भी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। पहले वाले को भी वहीं पे रखा गया था। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया, दक्षिण अफ्रीका के जो टीम है उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि यहाँ पे 10 दशक तक चीते लाए जाएंगे। तो 10 दशक तक जो पर वर्ष जो लाया जाएगा ना, यानी साल में 12 चीते हमेशा लाए जाएंगे यहाँ पे, और इस तरह से 10 साल में 120 चीते भारत में लाए जाएंगे। इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर हम देखेंगे तो 1942 में ही मध्य प्रदेश के कोरिया ज़िला, 1947 में मध्य प्रदेश का जो कोरिया ज़िला था वहाँ पे अंतिम 3 चीतों का शिकार कर लिया गया था और उस समय ये कोरिया ज़िला मध्य प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अभी जो यह ज़िला है वो छत्तीसगढ़ में शामिल हो चुका है। तो 1947 में ही पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और इस तरह इसे 1952 में पूरी तरह से विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई थी भारत में। अब जो नई योजना बनाई जा रही है वह यह योजना बनाई जा रही है कि मोदी जी के द्वारा कि इनके अनुकूल जो वातावरण है उसको तैयार किया जाए और फिर से इनकी आबादी को बढ़ाई जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आइए हम इसको इसी से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है इसी चीज़ को डिटेल में यहाँ पे बताया गया है इन सभी पे। तो देख लेते हैं, यहीं पे हम इसको देख लेते हैं। मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं इसका लोकेशन। यहाँ पे कुल जो सीटें हैं ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों त्रिपुरा में 60 है, मेघालय और नागालैंड में भी 60 सीटें यहाँ पे हैं। अब जो मेघालय और नागालैंड के जो चुनाव होंगे ना वो एक साथ साथ होंगे, जो भी काम होंगे इनके एक साथ साथ होंगे, लेकिन यहाँ पे त्रिपुरा के लिए डेट्स अलग हैं। तो देख सकते हैं ये अधिसूचना कब जारी की गई ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा होगा जब 66 का एग्ज़ाम दे रहे थे, 67 का जो एग्ज़ाम दे रहे थे, जो पहला एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था कि अधिसूचना किस डेट को जारी की गई थी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। शायद 66 में भी पूछा गया था कि किस डेट को अधिसूचना जारी की गई थी। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है याद रखना कि जो नागालैंड और मेघालय के लिए है वो 31 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी की गई और त्रिपुरा के लिए 21 जनवरी को यहाँ पे जारी की गई। इससे रिलेटेड कुछ डेट्स दिए हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। और जो मतदान होंगे वो 16 फरवरी को हो चुके हैं और 27 फरवरी को, यानी ये दोनों मतदान हो चुके हैं और 2 मार्च को मतगणना भी की जा चुकी है। चलिए, तो ये याद रखेंगे आप, ये ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैन समुदाय का तीर्थ स्थल सम्मित शिखर जी, इसके अबाउट में यहाँ पे दिया गया है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ये बनता है ना दोस्तों कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी पहले झारखंड में, उनके द्वारा सम्मित जी शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो जैन धर्म के जो भी जैन धर्म से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने इसका बहुत ही बढ़ चढ़ कर विरोध किया। उनका कहना है कि जो सम्मित शिखर जी
जो स्थल है वो यह एक आस्था का केंद्र है, ना कि पर्यटन का केंद्र है। अगर जब पर्यटन स्थल इसको बना दिया जाएगा तो यहाँ पे पार्क बनेंगे, होटल बनेंगे और लोग छुट्टियाँ मनाने आएंगे, पिकनिक मनाने आएंगे, तो जिससे यहाँ पे जो भी यहाँ की पवित्रता है ना वो खंडित हो जाएगी। इसलिए इसका जमकर विरोध किया गया और सरकार ने इसे जो पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी उसे वापस ले लिया है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, और ये जैन समुदाय से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा मानना है जैन धर्म के लोगों के द्वारा कि जो इनके 24 तीर्थकर थे उनमें से 20 ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अमेठी में MK203 राइफल का उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। तो दोस्तों ये उपक्रम का शिलान्यास कब किया गया था? 3 मार्च 2023 में ही किया गया था और अब यहाँ पे MK203 राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है अमेठी के कोरबा ज़िले में। ये भी याद रखेंगे कि कोरबा ज़िले में इसको शुरू किया गया है। इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे शुरू किया गया है, जिसमें क्लासिनिकोव कंसर्न, रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट, भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तीनों यहाँ पे शामिल है। ठीक है, और MK203 क्लासनिकोव सीरीज की सबसे उन्नत असॉल्ट राइफल है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि भारत और रसिया के बीच में इसके लिए ये समझौता हुआ था। ठीक है, इंडिया और रसिया के बीच में इससे रिलेटेड समझौता हुआ था। चलिए, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है और इसका डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है, आप PDF पे ज़रूर पढ़ लेंगे दोस्तों उसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है INS वागीर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों INS वागीर जो है वो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है और इस श्रेणी में 6 कुल पनडुब्बियाँ बनाई गई हैं, यानी कलावरी श्रेणी की कुल 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई हैं, जिसमें से INS वागीर 5वां है, जिसका अभी कमीशन किया गया है। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? मंझगांव डॉकशिप बिल्डर्स के द्वारा इसे बनाया गया है और जो इसका कमीशन किया गया वो नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बारे में समझौता कब हुआ था? अक्टूबर 2005 में, और ये फ्रांस की नौसेना कंपनी DCNS के साथ इसके लिए प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर हुआ था। कब? अक्टूबर 2005 में ही इसके लिए समझौता हुआ था और अभी तक 5 बन चुकी हैं और जो छठा होगा वो वागसीर होगा। यहाँ पे कट गया है, मैं लिख देती हूँ। छठा कौन सा होगा? वागसीर। ठीक है, उसे भी 2023 में ही कमीशन किया जाएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो था कलावरी था, इसी श्रेणी की है और इसे अक्टूबर 2015 में कमीशन किया गया था। दूसरा था खंडेरी, जिसे 12 जनवरी 2017 को कमीशन किया गया। तीसरा है INS करंज, जिसे 31 जनवरी 2018 को किया गया था कमीशन। फिर यहाँ पे चौथा INS बेला है और ये सभी ना दोस्तों मंझगांव डॉकशिप लिमिटेड के द्वारा ही बनाया जा रहा है, तो पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो INS बेला है जिसे 25 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया। INS वागीर जो अभी 23 जनवरी 2023 को इसका कमीशन किया गया। फिर INS वागसीर, इसे भी 2023 में कमीशन किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा है, देखना पड़ेगा किधर है। जोशीमठ, हाँ अभी मैंने देखा ना, ये मैंने हाँ ये यहाँ पे ये छूट गया था। ये 2 पॉइंट्स पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ष जो 2022 है ना, उसको 1901 के बाद अब तक का सबसे 5वां गर्म वर्ष बताया गया दोस्तों। मौसम विभाग ने 1901 के बाद से ही मौसम से संबंधित आंकड़े रखना शुरू किया था, यानी भारतीय मौसम विभाग जो है उसने। तो 1901 के बाद 2022 को
अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष यहाँ पे बताया गया है। और अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 के दौरान देश में ज़मीन का औसत तापमान दीर्घकालीन तापमान की तुलना में 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अब यहाँ पे दीर्घकालीन तापमान का मतलब क्या होता है? दीर्घकालीन औसत तापमान का मतलब है 1981 से 2010 तक के बीच का जो टाइमिंग है ना, उसके औसत तापमान से यहाँ पे तुलना की गई है। ठीक है, देश का सबसे गर्म वर्ष कौन सा था दोस्तों? 2016 था। और यहाँ पे जो दीर्घकालीन औसत तापमान था वो 0.71 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब पूरे 2022 में पूरे देश में हुई वर्षा 1971 से 2020 की अवधि के दीर्घकालीन औसत का 108% रही थी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 2022 5वां सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा था। किसके? तो 1901। ठीक है, नेक्स्ट है जोशीमठ में भूधसाव। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा। और इसके लिए जितने भी विश्व की नज़रें थीं वो जोशीमठ पे टिकी हुई थी कि आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे हिल स्टेशन हैं जिसमें कि इस तरह के भूधसाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, जो जोशीमठ है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है जोशीमठ। ठीक है, चमोली ज़िले में इससे पहले भी फ्लैश फ्लाई वगैरह जो हुआ था, फ्लड वगैरह वो हो चुके हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा हमेशा होती रहती है, क्योंकि जो ये सारे क्षेत्र है ना दोस्तों, काफ़ी इको सेंसिटिव जोन में आते हैं। ठीक है, तो जो भी पर्यावरण जो परिवर्तन होंगे ना दोस्तों, जो भी चीज़ें होंगी वो सबसे पहले इन पहाड़ी इलाकों में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ज़मीन धंसने की जो घटना है वो देखी गई, जिसके कारण ज़मीनों में दरारें आ गई और घर ढह जाने का खतरा यहाँ पे देखा गया। खेत, यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ की खेत की ज़मीनें भी धंस गई हैं और दरारें आ गई हैं। ठीक है, चलिए, कई जगहों पे ना दोस्तों 1 फुट तक बताया गया है कि यहाँ पे भूधसाव हो गया है, बिजली के खंभे झुक गए हैं। बिजली विभाग के द्वारा ऐसा कहा गया है कि कभी भी यहाँ की बिजली पूरी तरह से ठप हो सकती है। अब पूरी तरह से जो जोशीमठ के रहने वाले लोग हैं ना, उनका ट्रांसफ़र कहीं और किया जा रहा है। अब यहाँ के लोग पूरी तरह से डर पे जी रहे हैं। सरकार भी अभी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताया गया ना दोस्तों कि यहाँ पे एक मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई थी। ये कब आई थी दोस्तों? 1976 में, यानी 47 वर्ष पहले ही इस बारे में बता दिया गया था कि जोशीमठ जो है ना वो एक पुराने लैंडस्लाइड जोन में बसा है। तो यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे जो लोग बस रहे थे ना, उनको उनका कम करना चाहिए था। लेकिन उस समय इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ पे उसके बारे में जो ये मिश्रा रिपोर्ट आई थी उसका उपेक्षा किया गया था उस टाइम। अगर उस टाइम में इस बात पे ध्यान दिया गया होता तो अभी यह जो हमारे सामने परिस्थिति आई है वो देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस इलाके में भारी निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए। तो हालांकि अभी जो कर्णप्रयाग का टिहरी झील क्षेत्र में जो दरार आई हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो भी भारी कार्य के जो निर्माण हो रहे थे उनको रोक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया था कि जोशीमठ में वर्षा और घरों से निकलने वाले पानी का निकासी का उचित प्रबंधन किया जाए। अलकनंदा नदी से होने वाला कटाव जो है उसका भी रोकथाम किया जाए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि मिश्रा आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1976 में आई थी। महेश चंद्र मिश्रा इसका पूरा नाम होगा। हो सकता है पूछा जाए आपसे एग्ज़ाम में कि महेश चंद्र मिश्रा की जो रिपोर्ट आई थी वो किससे संबंधित है या किस वर्ष में आई थी। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे पर्यावरण
करता जो हैं उनके द्वारा यह भी मानना है कि सिर्फ जोशीमठ ही नहीं बल्कि हिमालय प्रवर्तन श्रृंखला में ज़्यादातर पहाड़ अभी शैशवावस्था में है। उन्हें कचरे और मलबे का ढेर भी कहा जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये भी तो है, जहाँ पे आबादी बसती है वहाँ पे कचरा तो होगा ही, और मतलब ये हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका निपटारा किस तरह करते हैं, हम उसको कहाँ पे फेंकते हैं या किस तरह से अपनी यूज़ की चीज़ों को रिड्यूस करते हैं। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में और भारत में भी कचरे की कितनी ज़्यादा समस्या आ गई है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया कि केवल जोशीमठ ही नहीं बल्कि मसूरी, गंगटोक, जम्मू, नैनीताल, भीमताल आदि ये सभी जो क्षेत्र है ना, वो हिमालयी हिल स्टेशन में ज़मीन धंसने और दरकने की समस्या आम है। और उत्तरकाशी की पूर्व बेल्ट में आए दिन सड़क धंसने की घटनाएं होती रहती हैं। पिछले कुछ समय में ना गंगटोक की लगभग 7 इंच तक ज़मीन धंस चुकी है। तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। पूरे विश्व की नज़रें अभी जोशीमठ पे टिकी हुई है और देखना है कि मतलब आने वाले समय में किस तरह से इस समस्या का निजात मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो भी यहाँ पे राष्ट्रीय समसामयिकी थे मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है। हाँ, आप इसको PDF से लेके एक बार पढ़ ज़रूर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के बारे में बात करेंगे।